हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 9 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एमपी पटवारी है, आपका एमपी पीएससी का प्रीलिम्स है, और आबकारी आरक्षक ये वाले आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है यहाँ पे इसरो से, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो अभी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसरो का जो मिशन गगनयान था, जो कि 2022 में लॉन्च होने वाला था, ये अब 2022 की जगह 2024 में लॉन्च होगा। कोविड के कारण इसको आगे बढ़ाया गया है, तो 2022 की जगह ये 2024 को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो जानकारी है ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अभी हाल ही में दी है। तो मिशन गगनयान इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला मानव मिशन होगा। इसका नाम आपको याद रखना है गगनयान। लॉन्च होगा 2024 में। और अब बात हुई है इसरो की, तो इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका जो मुख्यालय है ये है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। तो ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं। इसके बाद हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इनका नाम आपने सुना होगा, इजराइल के प्रधानमंत्री थे ये। तो हाल ही में ये फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। इनकी उम्र है 73 वर्ष। और इजराइल की बात हो रही है तो स्टैटिक आपको याद रखने हैं। देखिए, कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की या कंट्री की बात होती है तो वहाँ से रिलेटेड स्टैटिक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो स्टैटिक भी आपको याद रखने हैं। तो इसराइल के बारे में देखते हैं। यहाँ की कैपिटल है यरूशलेम। कैपिटल है यरूशलेम। और प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू फिर से। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के आइजैक हर्जोग। आइजैक हर्जोग ये प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी है न्यू शेकेल। तो ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं। इसके बाद है दिनेश शुक्ला। दिनेश शुक्ला ये ए ई आर बी यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यहाँ के अध्यक्ष बन गए हैं। तो परमाणु वैज्ञानिक है ये दिनेश कुमार शुक्ला जी। और ये हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अगले 3 साल के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, यानी कि जो मैंने बताया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यहाँ के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा जो AERB है, इसके बारे में 2 चीज़ और याद रखिएगा। अध्यक्ष का नाम तो आपको याद रखना है, दिनेश शुक्ला जी बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो ये एडिशनल पॉइंट आपको याद रखने हैं AERB के बारे में। इसके बाद स्कॉटलैंड से न्यूज़ है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक नया ब्रिटिश भारतीय सैन्य स्मारक बनाया जाएगा। इसकी अनुमति दे दी गई है, और ये जो स्मारक है उन लाखों भारतीय सैनिकों की याद में बनाया जाएगा जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। तो कहाँ पे बनेगा ये? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, ये याद रखना है। और अब यहाँ पे स्कॉटलैंड का नाम आया है तो यहाँ की कैपिटल याद रखिएगा। कैपिटल है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह होते हैं फर्स्ट मिनिस्टर। फर्स्ट मिनिस्टर, तो फर्स्ट मिनिस्टर है यहाँ के निकोला स्टर्जियन। कौन है? निकोला स्टर्जियन। और यहाँ की करेंसी जो है ये है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग ये स्कॉटलैंड की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। थलप्पिल प्रदीप। थलप्पिल प्रदीप, इनका नाम यहाँ पे चर्चा में क्यों है? तो ये एक्चुअली में IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। हाल ही में इनको विन फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। थलप्पिल प्रदीप, इनका नाम याद रखना है आपको। और इनको जो पुरस्कार दिया गया है ये याद रखना है। पुरस्कार का नाम है विन फ्यूचर अवार्ड। इसके बाद अमृत महोत्सव पे यहाँ पे एक न्यूज़ है। तो सर्बिया में स्टैंप जारी किया गया है। तो सर्बिया की जो राष्ट्रीय डाक सेवा है, इन्होंने भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के सम्मान में यहाँ पे विशेष स्टैंप जारी किया है। और जो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं स्टैंप, यही पिक्चर जारी किया गया है सर्बिया के द्वारा। अब सर्बिया की न्यूज़ है तो सर्बिया से भी स्टैटिक आपको आने चाहिए। तो सर्बिया की जो कैपिटल है ये है बेलग्रेड।
सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वुकिक। अलेक्जेंडर वुकिक। और यहाँ की करेंसी है सर्बियन दिनार। क्या है? सर्बियन दिनार। ये स्टैटिक याद रखने हैं। इसके बाद हैं डॉक्टर महिमा स्वामी। डॉक्टर महिमा स्वामी भारतीय वैज्ञानिक है, ये बेंगलोर की रहने वाली हैं और हाल ही में इनको यूरोप में सम्मानित किया गया है। तो यूरोप के प्रतिष्ठित यूरोपियर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में इन्हें शामिल किया गया है और इसी कारण से इनका नाम चर्चा में बना हुआ है, डॉक्टर महिमा स्वामी। इसके बाद हैं सितविनी राबुका। सितविनी राबुका ये फिजी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है? सितविनी राबुका दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? फिजी के। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हैं कुदरत दत्ता। तो चंडीगढ़ की जन्मी हैं, ये वकील हैं कुदरत दत्ता। हाल ही में ये अमेरिका में आयुक्त नियुक्त की गई हैं। अमेरिका में आयुक्त बनी हैं कुदरत दत्ता। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर और काउंटी के लिए अप्रवासी अधिकार आयोग की आयुक्त बनने वाली ये भारतीय मूल की पहली अप्रवासी बनी है। इस कारण से इनका नाम इम्पोर्टेंट है, कुदरत दत्ता। इसके बाद हैं विवेक मालिक। विवेक मालिक ये अमेरिका के मिसौरी में पहले अश्वेत कोषाध्यक्ष बने हैं। इस कारण से ये नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले अश्वेत कोषाध्यक्ष बने हैं ये विवेक मालिक। इनका नाम आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कहाँ पे ये बने हैं कोषाध्यक्ष। तो अमेरिका के मिसौरी में ये कोषाध्यक्ष बने हैं और ये पहले अश्वेत कोषाध्यक्ष होंगे, इस कारण से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है नताशा पिर्क मुसर। नताशा पिर्क मुसर तो स्लोवेनिया की हाल ही में राष्ट्रपति बनी हैं और इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, नताशा पिर्क मुसर। अब पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इस कारण से इनका नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, नताशा पिर्क मुसर। इसके अलावा स्लोवेनिया की जो कैपिटल है इसका नाम याद रखिएगा। इसकी कैपिटल है जुब्लजाना। क्या है? जुब्लजाना। ये राजधानी यानी कि कैपिटल है स्लोवेनिया की। प्रेसिडेंट बन गई हैं नताशा पिर्क मुसर और करेंसी है यूरो। करेंसी है यूरो। इसके बाद हैं लूला डी सिल्वा। तो ये तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लिया अभी हाल ही में। इनका पूरा नाम है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। तो ये तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। अब ब्राज़ील की बात हुई है तो इनका नाम तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? कैपिटल और करेंसी। तो कैपिटल है ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। कैपिटल है ब्राज़ीलिया और करेंसी है रियाल, REAL वाला रियाल, RIYAL ये वाले रियाल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। करेंसी है REAL वाला रियल। इसके बाद भारतीय सेना से न्यूज़ है। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में अहमदाबाद में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि पूछ सकता है कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में किस शहर में देश का पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है। तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद। यहाँ से आपको अहमदाबाद का नाम याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे ISC यानी कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया है। याद रखना आपको किस साल 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन हुआ कहाँ था? इसका आयोजन हुआ था नागपुर यूनिवर्सिटी में, महाराष्ट्र में नागपुर यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका थीम याद रखिएगा। इस साल इसका थीम रखा गया था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर से सुन लीजिए, इस साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी, ऑर्गेनाइज की गई थी नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में और इसके लिए थीम रखी गई थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
इसके बाद सऊदी अरब से न्यूज़ है। तो यहाँ पे महिला ट्रेन ड्राइवर का पहला जत्था तैयार किया गया है और सऊदी अरब में पहली बार हो रहा है कि महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश में पहली बार महिला ट्रेन ड्राइवर को नियुक्त किया गया है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। तो आंसर होगा आपका सऊदी अरब। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सऊदी अरब में पहली बार तो हो रहा है कि महिला ट्रेन ड्राइवर का पहला जत्था तैयार किया गया है। 32 महिलाओं ने अभी हाल ही में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और ये जो महिला ट्रेन ड्राइवर हैं ये पूरे पश्चिम एशिया में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई हैं। ठीक है, पूरे पश्चिम एशिया में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई हैं ये महिलाएं। और कौन सी ट्रेन चलाएंगी ये भी याद रखिएगा। तो दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेनों में से एक ट्रेन है हारमियान एक्सप्रेस। तो हारमियान एक्सप्रेस को चलाएंगी ये महिलाएं। हारमियान एक्सप्रेस ट्रेन का नाम भी आपको याद रखना है, कंट्री का नाम याद रखना है सऊदी अरब। इसके बाद स्पोर्ट्स से कुछ न्यूज़ है, ये भी देख लेते हैं। तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी खेली जा रही थी जिसमें भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट इन्होंने पहले ओवर में ही हैट्रिक लिया, यानी 3 लगातार गेंदों पे 3 विकेट लिए। और रणजी ट्रॉफी की इतिहास में ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है कि पहले ही ओवर पे हैट्रिक ली गई है। गेंदबाज कौन है? जयदेव उनादकट, इनका नाम आपको याद रखना है। ये मैच था सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच में। जयदेव उनादकट जो है सौराष्ट्र के कप्तान थे। मैच हो रहा था सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच में जिसमें ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर होगा जयदेव उनादकट। इसके बाद है शतरंज विश्व चैंपियनशिप। तो यहाँ पे कांस्य पदक जीता है सविता ने। भारत की उभरती महिला शतरंज खिलाड़ी हैं बी सविता श्री। तो इन्होंने कजाकिस्तान में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले तो ये शतरंज विश्व चैंपियनशिप थी, ये आयोजित कहाँ हुई थी? ये हुई थी कजाकिस्तान में। दूसरी चीज़, ये कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है बी सविता श्री। और क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि हाल ही में शतरंज विश्व चैंपियनशिप में बी सविता श्री ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपका आंसर होगा कांस्य पदक। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं फाइनल की। अब कांस्य की बात हुई है तो गोल्ड मेडल लिस्ट का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो चाइना की तेन झोंगी हैं, तेन झोंगी, इन्होंने कजाकिस्तान की दिनारा को हराकर खिताब अपने नाम किया है, यानी गोल्ड मेडल जीता है चीन की तेन झोंगी ने। इसके बाद हैं रसेल डोमिंगो। रसेल डोमिंगो जो हैं 2019 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए थे। और अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ था उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, मतलब कोच पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो रसेल डोमिंगो अब ये बांग्लादेश की टीम के मुख्य कोच नहीं रहेंगे। इसके बाद है आईसीसी महिला T20 विश्व कप। महिलाओं के विश्व कप की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप, ये विश्व कप होगा कहाँ? सबसे पहले तो याद रखिए ये विश्व कप होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में होगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप। और भारतीय टीम की कप्तानी दी गई है हरमनप्रीत कौर को। तो इनका नाम आपको याद रखना है। कप्तान कौन रहेंगी भारतीय टीम की? हरमनप्रीत कौर। और टूर्नामेंट खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, आप सभी को पता है। तो हाल ही में सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है अल नासेर। अल नासेर के साथ इन्होंने टाई अप किया है 2.5 साल के लिए और अब ये अल नासेर के लिए फ़ुटबॉल खेलेंगे। क्लब की बात कर रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो आप सभी को पता है पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है ये। और अल नासेर के पहले ये मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे क्लब के लिए भी खेल चुके हैं। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इनके नाम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 118 गोल करने का रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कितने गोल किए हैं? अभी तक हैं 118। इसके अलावा 5 बार ये फुटबॉल का प्रतिष्ठित बैलोन d'Or अवार्ड भी जीत चुके हैं और 7 बार ये अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बैलोन d'Or अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने। एक क्वेश्चन ये बन गया। रोनाल्डो ने कितनी बार जीता है? 5 बार, ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा किस क्लब के साथ अभी हाल ही में करार किया इन्होंने? अल नासेर
क्लब का नाम है। कहाँ का क्लब है? सऊदी अरब का क्लब है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किसने किए हैं फुटबॉल में? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और कितने गोल किए हैं अभी तक? 118। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस। तो ये है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, जो कि भारत में मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? हर साल 12 जनवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट होती है। थीम हर एक कोई भी आप इम्पॉर्टेंट डे पढ़ते हैं तो थीम जरूर याद रखिएगा। थीम भी आजकल पूछने लगा एग्जाम में। तो 2023 के लिए थीम रखी गई है विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी इस साल की थीम रखी गई है विकसित युवा विकसित भारत। और 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। इसके पीछे का मेन एम ये है कि भारत में जो भी छात्र हैं, युवा हैं, उनके अंदर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, जो उनका विचार थे और जो उनके दर्शन थे, उसके बारे में बताया जाए और किस तरह से वो उनके विचारों को अपने अंदर लागू कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है उस ओर बढ़ने के लिए। तो इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है, इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय है ये 1984 में लिया गया था और पहली बार इसे 12 जनवरी 1985 में चिन्हित किया गया था। आगे मूव करते हैं एमसीक्यू की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले है सामान्य ज्ञान खेल के कुछ क्वेश्चन। तो सामान्य ज्ञान खेल में हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2024 में किस शहर में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। फिर है, इस वर्ष भारत में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि इस बार का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है ये भारत में हो रहा है। अब टीमें कितने खेलेंगी ये भी देख लीजिए। तो इस साल खेलेंगी टोटल 16 टीमें। नेक्स्ट है, सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम में किस पोजीशन में खेलती हैं? तो ये खेलती हैं गोलकीपर। गोलकीपर हैं भारतीय महिला टीम की हॉकी में बात करें तो। फिर है, इनमें से किस भारतीय पहलवान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है सुशील कुमार। नेक्स्ट है, डायमंड लीग किस खेल की वैश्विक प्रतियोगिता है? तो डायमंड लीग रिलेटेड है एथलेटिक्स से। फिर है, लुइस हैमिल्टन ने पहली बार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप कब जीती थी? तो इन्होंने पहली बार चैंपियनशिप जीती थी वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में मालोर्का ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2021 में जीते हैं डेनिल मेदवेदेव ने। फिर है, वर्ष 2022 में खेले गए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं सैम करन। इसके बाद है, भारत FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में पहला मैच किस देश के विरुद्ध खेलेगा? तो भारत पहला मैच खेलेगा स्पेन के विरुद्ध। फिर अब वर्ष 2022 में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो ये टूर्नामेंट जीता गया है मुंबई के द्वारा 2022 में। फिर इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है? किसे फिर से चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा से अध्यक्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल ने किस वर्ष इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता था? तो इन्होंने जीता था वर्ष 2019 में। फिर है, पॉल पोग्बा ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? आपको ये बताना है। तो ये फुटबॉल खेलते हैं फ्रांस के लिए। नेक्स्ट है, रोहित शर्मा ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं टोटल? तो इन्होंने टोटल 29 शतक बनाए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करती हैं मुक्केबाजी में। फिर अब वर्ष 2022 में किस देश में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था जॉर्डन में। नेक्स्ट है, ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ये किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन के लिए। नेक्स्ट है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए 2 बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये गेंदबाज हैं कुलदीप यादव। फिर है, इनमें से किस टूर्नामेंट का संबंध जो है ये फुटबॉल से है? जो 4 नाम आपको दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा टूर्नामेंट फुटबॉल का है। तो रोवर्स कप जो है
यह फुटबॉल का टूर्नामेंट है। फिर ओलंपिक खेलों में तलवारबाजी स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। ये हैं भवानी देवी। फिर अब वर्ष 2022 में किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता गया है स्पेन की महिला टीम के द्वारा। नेक्स्ट है युवराज सिंह ने T20 में किस गेंदबाज को एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो ये गेंदबाज थे स्टुअर्ट ब्रॉड। और किस देश के खिलाफ किया गया था ये? इंग्लैंड के खिलाफ, यानी इंग्लैंड के बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। फिर है किस देश ने वर्ष 2022 में थॉमस कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर है फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब हमने फीफा विश्व कप के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था। तो पहला अफ्रीकी देश बना है फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाला मोरक्को। फिर है पैट कमिंस किस देश की टेस्ट क्रिकेट की टीम के कप्तान हैं? तो पैट कमिंस कप्तानी करते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम की टेस्ट मैचेस में। नेक्स्ट है यहाँ पे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शून्य मील केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागपुर को। फिर है निम्न में से कौन से संत मोची का कार्य करते हैं? तो ये थे रैदास। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्यिक बैंकों की उनकी उत्कृष्टता पर कितना खर्च करना होता है? तो उनको 40% तक खर्च करना होता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है बांग्लादेश, नेपाल और भारत और चीन, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है, चीन से भी और भारत से भी। नेपाल आपका राइट आंसर होगा, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। फिर है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? तो यह है जोधपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो ये है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। फिर अब भूकंप की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से नापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। फिर अब भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है? तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं इनको फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। फिर है एनगल्ट्रम, ये किस देश की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा है एनगल्ट्रम। फिर है राष्ट्रीय आवास बैंक किसका 100% नियंत्रित उपक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है निम्न में से मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता शामिल नहीं है मानव विकास सूचकांक में। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया गया है। फिर अब भारतीय रुपए के लिए ISO कोड क्या है? तो भारतीय रुपए के लिए ISO कोड है ISO 4217। नेक्स्ट है लावी का मेला कहाँ लगता है? लावी का मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है चोल काल की नटराज। फिर है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड निम्नलिखित में से किसको दिया गया है अभी हाल ही में? तो ये दिया गया है हैदराबाद को। फिर अब 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस प्रदेश में किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। फिर है गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने स्थापना की थी इसकी। फिर है भुवन चक्षु, ये किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था अग्नि से। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। फिर हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इधर दिया हुआ तक्षशिला, विराटनगर, सूरसेन और अंग, और इधर दिया है गांधार, मत्स्य, कौशंबी और चंपा। तो यहाँ पे देखिए जो सूरसेन और कौशंबी है ये वाला मिलान गलत दिया हुआ है, बाकी 3 सही हैं। फिर अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित कराई गई थी? तो ये आयोजित कराई गई थी पाटलिपुत्र में।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भटकते हुए तपस्वी के साथ बुद्ध ने तपस्या की थी? तो कौंडिन्य थे, भद्रिक थे, वप्र थे और महानाम, चारों थे, यानी उपरोक्त चारों राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो सबसे पहले इंडो यूनानी के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इसके बाद निम्नलिखित में से प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल कौन सी है? तो यह है केला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन वापस से रिपीट हुए हैं। इनके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। फिर है अरनमुला कन्नड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये? तो यह हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। फिर है भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान, ये कहाँ पे है? यह है तंजावुर में। फिर है जाखम बांध, यह कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का पिन कोड का पहला अंक गलत है? तो यहाँ पे सिक्किम, जिसके पिन कोड का पहला अंक है 8, ये गलत है। बाकी के जो 3 पेयर हैं सही, यानी राजस्थान के पिन कोड 3 से शुरू होते हैं, आंध्र प्रदेश का 5 से, गोवा का 4 से, सिक्किम का 8 गलत दिया हुआ है। फिर भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है शिलोंग में। फिर निम्नलिखित में से किस शहर को सतलज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर, इस नहर को सतलज और व्यास नदी से पानी आता है। फिर है करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। फिर है हिंडोला मध्य प्रदेश में जो महल है, आपको यह बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है ये हिंडोला महल? तो यह है धार जिले में। फिर आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? तो आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं। फिर है नवंबर में आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने ही मेजबानी की थी नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की, जो कि अभी हाल ही में नवंबर में हुआ था। फिर है सतीपति संप्रदाय निम्नलिखित में से कहाँ का आदिवासी समुदाय है ये? तो यह गुजरात का आदिवासी समुदाय है। नाम सुन लीजिए फिर से, सतीपति संप्रदाय। इसके बाद सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, तो ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ और मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, यह आपका सही लिखा हुआ है। फिर है दिवाकर जी दिन भर घर में नहीं रहते, दिवाकर जी सदैव घर में नहीं रहते, दिवाकर जी अनवरत घर में नहीं रहते हैं और दिवाकर जी दिन भर घर नहीं रहते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन बी, दिवाकर जी सदैव घर में नहीं रहते हैं, यह सही है। फिर है चलो गंगा किनारे सैर करने। नेक्स्ट है चलो गंगा किनारे सैर करने के लिए। फिर है चलो गंगा किनारे सैर करने चलें। इसके बाद है चलो गंगा किनारे सैर करने के लिए चलें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, चलो गंगा किनारे सैर करने चलें। फिर है दिनेश दिल्ली गए, दिनेश दिल्ली को गए, दिनेश ने दिल्ली गए, दिनेश दिल्ली में गए। तो इसमें राइट होगा दिनेश दिल्ली गए। फिर मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने कपड़े पहनने हूँ, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं। तो इसमें सही होगा मुझे कपड़े पहनने हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्मरण, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा विस्मरण। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए में ये जो सन्यासी लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। फिर है मृदुल, मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? मृदुल का विलोम होगा सख्त। फिर है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे जो ओढ़ना है इसमें उपसर्ग नहीं है। फिर है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो टोटल 8 स्वर थे अपभ्रंश में। फिर है शाह, शाह का जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान है तालु। फिर इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो पा और फा, इनमें से युग्म अघोष ध्वनि के हैं। फिर है अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो बघेली बोली जो है ये अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। फिर पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा, आपको यह बताना है। तो खड़ी बोली और बुंदेली, ये जो युग्म है
ये पश्चिमी हिंदी की सही युग्म दिए गए हैं। फिर है मगही, यह किस हिंदी प्रदेश में बोली जाती है? तो यह बोली जाती है बिहार में। फिर है किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो बनारस की बोली को कशिका कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो जो अवधी है, अवधी बोली का संबंध जो है बिहारी हिंदी से नहीं है। फिर सप्ताह शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो सप्ताह से विशेषण बनेगा साप्ताहिक। नेक्स्ट है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर किस वर्ग की सभी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा हैं? तो यह है पुत्र और योग्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कानपुर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है किस वर्ग के सभी शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है? तो राजा, प्रजा और नर, इसमें जो सारे शब्द दिए गए हैं तीनों, ये पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के। फिर है थोड़े में बहुत कुछ कह देना, इसका अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो ये मुहावरा है गागर में सागर भरना, जिसका मतलब है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। फिर है खून खौलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अत्यंत क्रोध करना। नेक्स्ट है खून का घूंट पी जाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सह जाना। फिर है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है नवीनीकरण। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं सर्वहारा। वह अग्नि जो वन में अपने आप लग जाती है उसे कहा जाता है दावानल। नेक्स्ट है जिस रोग का ठीक होना संभव ना हो उसे कहा जाता है असाध्य। नेक्स्ट है नवग्रह में कौन सा समास है? तो यह है द्विगु समास। फिर है नवयुवक में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है अठन्नी में कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास। नेक्स्ट है ईमानदारी, इससे विशेषण कौन सा बनेगा? तो इससे विशेषण बनेगा ईमानदार। नेक्स्ट है अग्नि शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो आग, अनल और पावक पर्यायवाची अग्नि के, मन जो है ये पर्यायवाची नहीं है अग्नि का। नेक्स्ट है कनक शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो कर्ण जो है कनक का पर्यायवाची नहीं है। फिर है सगुण का विलोमार्थी क्या है? सगुण का विलोमार्थी है निर्गुण। लास्ट क्वेश्चन है नदी शब्द के लिए कौन सा शब्द पर्यायवाची है? तो नदी का पर्यायवाची हो जाएगा सरिता। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष कुछ। तो पूर्व पोप थे बेनेडिक्ट 16वें, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इसके अलावा मशहूर फिल्म निर्माता थे नितिन मनमोहन, हाल ही में 62 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, जीके, अलग अलग न्यूज़पेपर की, मैगजीन की पीडीएफ, इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और अलर्ट, सब कुछ आपके एग्ज़ाम की तैयारियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।